था जो कि 10 जूल हर सेकेंड इमिट कर रहा था, उसके सराउंडिंग में एक स्पीयर ले लूं तो हर सेकेंड स्पीयर पर 10 जूल एनर्जी पहुंच रही थी, है ना। मैंने यहाँ पर सन को सेंटर मानते हुए डी रेडियस का एक स्पीयर बना लिया। अगर सन हर सेकेंड इतनी एनर्जी इमिट कर रहा है तो क्या इतनी एनर्जी हर सेकेंड स्पीयर तक पहुंच रही होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी पर सेकेंड जो स्पीयर पर पहुंची है वो पावर रेडिएटेड बाय सन रहा होगा, या फिर अगर मान लो मैं बात करूं एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो उस सरफेस तक पहुंच रही है ना। एक छोटा स्पीयर ले लो या बड़े स्पीयर ले लो, दोनों पर एक सेकेंड में एनर्जी सेम पहुंच रही होगी, पर छोटे स्पीयर पर यूनिट एरिया एनर्जी ज्यादा रही होगी, बड़े स्पीयर पर यूनिट एरिया एनर्जी कम रही होगी। ठीक है, यहां पर इस बड़े स्पीयर पर टोटल एनर्जी एक सेकेंड में पीआर पहुंच रही है, पर इस बड़े स्पीयर पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो एनर्जी पहुंच रही होगी, क्या वो पीआर बाय 4 पाई डी स्क्वायर रहा होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस चीज को हम बोल देते हैं सोलार कांस्टेंट एट अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस तक हर सेकेंड हर यूनिट एरिया जो एनर्जी पहुंच रही है वो इतनी रही होगी। इसमें पीआर इज पावर रेडिएटेड बाय सन जो कि इतना होता है, डिवाइडेड बाय ये जो डी रेडियस का स्फीयर था उसका कर्व सरफेस एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सोलर कांस्टेंट ऑफ अर्थ बता दिया गया है और बोला गया है कि मर्क्यूरी और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है। तो अगर आप लोग रेशियो लोगे तो क्या आपको सोलर कांस्टेंट का रेशियो मिल जाएगा? पीआर पीआर कट जाएंगे, 4 पाई कट जाएगा, आपको मिलेगा डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ अर्थ का स्क्वायर फ्रॉम सन। क्या वहां से आप रेशियो लेके क्वेश्चन कर दोगे? है ना, आपको ये डी के बारे में बताया गया है। अगर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डी है तो सन और मर्क्यूरी के बीच का डिस्टेंस 0.4 डी है। अब रेशियो ही लेना तो बच गया ना यार, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। क्लियर है? फंडा समझ में आ रहा है सबको? आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया ना। मैंने कोशिश करी है कि मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन उठाऊं जिससे हम क्वेश्चंस की हेल्प से सारे जो फंडे हैं वो रिवाइज कर लें। यहां पर एक कर्व बना हुआ है, मैं इस कर्व के बारे में आप लोग को बताता हूं। ठीक है, मैं इस कर्व के बारे में आपको बताता हूं। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ इफ वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर। चलो ठीक, तो यहां पर देखें सब, हमारे पास ये एक बॉडी है, सब ध्यान से सुनेंगे। इसका टेम्परेचर T है, ये हर सेकेंड कुछ एनर्जी इमिट करेगी, जो ये पावर रेडिएट कर रही है वो है सिग्मा E A T की पावर 4। इतनी पावर ये हर सेकेंड रेडिएट करने वाली है जो हमारे पास बॉडी है। अब ये जो रेडिएट कर रही है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रही है। क्वेश्चन उठता है कि किस वेवलेंथ की वेव इमिट हो रही होगी। इतनी एनर्जी हर सेकेंड इमिट हो रही है पर ये एनर्जी एक्चुअल में किस वेवलेंथ की होगी? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक्चुअल में 0 से इंफिनिटी तक जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है सारी इमिट हो रही होंगी, कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट नहीं हो रही है। 0 से इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ इमिट हो रही होंगी और जो सारी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी एक सेकेंड में इमिट हुई है, सारी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी एक सेकेंड में इमिट हुई है वो इतनी रही होगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई बॉडी T टेम्परेचर पे है तो वो एक सेकेंड में जो एनर्जी रेडिएट करेगी वो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगी, सिग्मा E A T की पावर 4। इतनी एनर्जी बॉडी एक सेकेंड में रेडिएट करेगी अगर उसका टेम्परेचर T है। ये जो एनर्जी रेडिएट कर रही है ये
किसी एक वेवलेंथ की नहीं है, ये एक्चुअल में 0 से इंफिनिटी तक जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है सबके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है 1 सेकेंड में वो इतनी आ रही होगी। पर क्वेश्चन ये उठता है कि किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है। सबके करस्पॉन्डिंग बराबर आ रही है कि किसी के करस्पॉन्डिंग ज्यादा किसी के करस्पॉन्डिंग कम आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इस चीज को स्टडी किया एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेन। वेन ने इसको स्टडी किया और उसने एक कर्व प्लॉट किया, इसका नाम था वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। उसने क्या किया, उसने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व प्लॉट किया। उसने बोला कि मैं अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कर्व प्लॉट करूंगा कि भाई किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी इंटेंसिटी मिल रही है। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो इमिट हो रही है वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही थी। टोटल तो इतनी इमिट हो रही है अपन को पता है, पर किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी इमिट हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। और उसने पाया कि कर्व ऐसा दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर टी पर कर्व ऐसा दिखा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इमिट हो रही है वो सबसे ज्यादा रही होगी, है ना। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी इमिट हो रही है वो सबसे ज्यादा रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं लैम्डा एम। ये वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट हो रही है। और उसने अपना एक लॉ दिया, उसने बोला कि लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। ये उसका बोलना था कि अगर मैं बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वो वेवलेंथ जिससे करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही? क्या बोला गया उसने बोला कि भाई ये मान लो अपने पास T1 है, अगर वो T2 टेम्परेचर पे कर्व प्लॉट करे तो T2 टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से कर्व आएगा, ठीक है। T2 टेम्परेचर पे अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वो वेवलेंथ जिससे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो डिक्रीज कर जाएगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू वेन्स कांस्टेंट के बराबर होगी जो कि 0.282। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। ठीक है भाई। सेंटीमीटर केल्विन ये वेवलेंथ है, इसको सेंटीमीटर में पुट किया है और टेम्परेचर को केल्विन में, सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या प्रॉपरली? चलो, क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, वापस क्वेश्चन पे आए। हाँ सर। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक कर्व दिया हुआ है और अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा कर्व बना हुआ है और यहां पर वेवलेंथ जो है वो लिखी हुई 2 माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। और हमको कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बताई गई है 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, है ना। मैंने इसी को 0.282 सेंटीमीटर केल्विन बोला था, जिसको क्वेश्चन में इतना बोल दिया गया है। हमसे बोला गया बॉडी का टेम्परेचर बता दो, तो लैम्डा जो है वो है 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर और 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर इंटू टेम्परेचर, वो बराबर होना चाहिए 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। तो क्या यहां से टेम्परेचर आ जाएगा? हाँ सर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। चलो और देख लेते हैं। अब जैसे स्टीफन ने अपना एक लॉ दिया था, है ना, या फिर स्टीफन ने वो पावर रेडिएटेड के बारे में बात करी थी, उसी तरह से न्यूटन ने भी एक बात बोली, ठीक है, और उसको नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन का बोलना क्या था, एक बार हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुन रहे हैं सब ध्यान से?
ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन का बोलना था कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज लेस, ठीक है, अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस कम है तो उसने फिर अपना लॉ दिया था, ठीक है। जैसे यहां पर देखा जाए तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस छोटा है कि बड़ा है? छोटा। देखो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस, जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं इन दोनों से ही कंपेयर कर रहा हूं, तो बताओ डिफरेंस इन टेम्परेचर छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। एक्चुअल में छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि न्यूटन ने अपना लॉ जो बनाया था वो स्टीफन्स लॉ का यूज करते हुए बनाया था, और स्टीफन लॉ में हम टेम्परेचर को केल्विन में पुट कर रहे थे। आप डिग्री सेल्सियस में देखोगे आपको टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा दिखेगा, इसको केल्विन में लिखो, तो ये लिखा हुआ अपने पास 393 केल्विन, ये लिखा हुआ अपने पास 413 केल्विन। अब बताओ डिफरेंस, तुम केल्विन में भी डिफरेंस निकालो कि 20 केल्विन का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो इतना ही आएगा। अब बताओ जो डिफरेंस है वो इन दोनों से छोटा है बड़ा है? छोटा है ना, ठीक है। एक्चुअल में स्टीफन्स लॉ का यूज करते हुए न्यूटन ने अपना लॉ निकाला था। स्टीफन्स लॉ में टेम्परेचर हर जगह केल्विन में चलता है ना, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4, उसमें टेम्परेचर केल्विन में पुट किए थे, तो हर जगह टेम्परेचर केल्विन में चल रहा था, तो केल्विन में अगर देखोगे तो ये डिफरेंस छोटा है। तो मोटा मोटा क्या याद रख सकते हो ना, कि अगर सराउंडिंग और बॉडी के बीच का डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो छोटा मान लेना, ठीक है। अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम है तो डिफरेंस को छोटा मान लेना, क्योंकि अगर तुम केल्विन में निकालोगे तो छोटा निकल के आएगा। क्लियर है बात? तो मुझे बताओ यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो जो न्यूटन था, न्यूटन का बोलना था कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, इसको उसने नाम दिया रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग, इतना टेम्परेचर गिरा होगा dt टाइम में, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट, ये कि अपना कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, कोई कांस्टेंट है, इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा होगा, जितना कम टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना कम रेट ऑफ कूलिंग होगा ना। ये डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा, ये कम तो रेट ऑफ कूलिंग कम। जैसे ये क्लोज आ गए होंगे, बिल्कुल बराबर होने वाले होंगे, टेम्परेचर गिरने का रेट कम हो जाएगा। ये न्यूटन का बोलना था। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। एक बार नोट कर लो। किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है अगर किसी भी तरह का, तो भाई बोल सकते हो। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो, है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक बढ़िया सा रिजल्ट हम निकालेंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है ना, याद रखें टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होगा ना तभी इसका यूज करें। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज आता है डेरिवेशन में, और वहां पर हम ऐसा मानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हम ऐसा मानते हैं, है ना? तो ऐसा मान लेना कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रहा होगा, या फिर इसको ऐसा लिख दो माइनस dt बाय के, है ना? इसको मैं T ही बोल देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये उसी का चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। K को भी इधर भेज देते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे मिलेगा माइनस ln ऑफ T माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, लिमिट्स मान लेता हूं कि भाई T इनिशियल से कुछ T फाइनल और KT, है ना? हमारे पास जब टाइम 0 था तब टेम्परेचर T इनिशियल था, जब टाइम T हुआ तब टेम्परेचर हो गया T फाइनल। तो यहां पर अगर वैल्यूज पुट करूंगा तो ये लिखा हुआ ln ऑफ T इनिशियल बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बाय T फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू K इंटू T। और मैं इस रिजल्ट का यूज करने वाला हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। T initial is initial temperature of body, T final is final temperature of body, T टाइम में टेम्परेचर T initial से T final पहुंचा है, Ts इज सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और ये उससे डिराइव्ड रिजल्ट इसका हम यूज करने वाले हैं। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब देखो कैसे यूज करेंगे। मैं डेटा देखता हूं, मुझे इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर पता है, यहाँ वैल्यूज पुट करता हूं। तो लिखा हुआ है ln ऑफ इनिशियल टेम्परेचर 40 माइनस सराउंडिंग का 20 डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर 36 सराउंडिंग का 20। एक्चुअल में हर जगह टेम्परेचर ना, हर जगह टेम्परेचर केल्विन में, पर जब तुम डिफरेंस लोगे तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, फर्क तो पड़ता है नहीं, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में लिख दे रहा हूं, पर एक्चुअल में हर जगह टेम्परेचर केल्विन में चल रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ये होगा सम कांस्टेंट इनटू 4 इनटू 60। उसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए भी लिख दो, ln ऑफ इनिशियल टेम्परेचर 36 सराउंडिंग का 20 फाइनल टेम्परेचर 32 सराउंडिंग का 20, जो कि हो जाएगा K इंटू T, और दोनों का रेशियो ले लो तो K एक चला गया। ठीक है, मुझे मिल रहा होगा ln ऑफ, और ऊपर लिखा है 20 बाय 14 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 16 बाय 12 बराबर 4 इंटू 60, या फिर मिनट्स में निकाल लेता हूं, है ना? इसको मिनट में पुट करता हूं, टाइम भी नीचे मिनट में आएगा। अब यहां से मुझे निकालना पड़ेगा टी की क्या वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ में आई है? 16 है क्या 16 बाय 12 20 बाय 16, हाँ, बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया सबको? हाँ सर। है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और ln 5 बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 4। अब आपको ln 5, ln 2, ln 3 इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद है? याद होती है ना? क्या होता है ln 2 कितना होता है? 0.693 होता है ln 2, ठीक है। और ln 4 को क्या मैं ln 2 का स्क्वायर या फिर 2 ln 2 बोल सकता हूं, या फिर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 0.693। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सही लिख रहा हूं ना? हाँ सर। हाँ सर। ln 5 की वैल्यू क्या होती है? रटी होनी चाहिए तुम लोगों को। केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, तो मुझे लगा याद होगा।
हाँ आवाज नहीं आई। 0.7 into 2.303 होगी अपनी। चलो ठीक है, जो भी आ रही है देख लेना ना। चलो और कुछ कोई बोल रहा था? सर इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो लेके भी तो करते हैं ना, मतलब बिना इंटीग्रेट करें। ये रिजल्ट याद रखो, रेशियो लेके कर दो। मैं एक और तरीका बताता हूँ जिसका यूज करते हैं लोग, पर एक्चुअल में उसमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, और उसका भी यूज बताता हूँ। ये परफेक्ट तरीका है, ये याद रखो। इंटीग्रेट मत करो भाई, इंटीग्रेशन क्यों याद रखोगे, ये याद रखो और फिर रेशियो ही तो ले रहा हूँ, उसके बाद कुछ और कर रहा हूँ क्या? ठीक है। मैं एक और तरीका बताता हूँ जिसमें एक्चुअल में लोग गलती करते हैं, पर ठीक है। सब यहां देखें ध्यान से। चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इंटरवल, क्या वो K इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकल के आया था? आया ना? हाँ सर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऐसा बोल देते हैं कि टेम्परेचर बॉडी का 40 से 36 हुआ है ना, तो तुम मान लो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बॉडी का है 40 प्लस 36/2, यानी ये आ जाएगा 38। मान लो ऐसा है टेम्परेचर 38, और यहां पुट कर दो 38, यहां डायरेक्टली पुट कर दो 20, और चेंज इन टेम्परेचर तो 40 से 36 पे जाना है, तो यहां पुट कर दो 4 और टाइम पुट कर दो 4। उसी तरह से सेकंड केस में चेंज इन टेम्परेचर वो फिर से 4 है, टाइम इंटरवल कुछ रहा होगा और K, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनका मीन 34 मान लो और -20 और रेशियो ले लो। ऐसा भी करते हैं लोग क्वेश्चन सॉल्व, है ना। ये जो T है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इसको इनका मीन मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पर ये अप्रोक्सीमेशन है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक्चुअल में लगातार चेंज हो रहा था, इससे परफेक्ट आंसर निकल के नहीं आएगा, क्लोज आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो। यहां पर वैसे भी ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो मेरे हिसाब से इससे काम चल जाना चाहिए। जैसे इससे देखें तो ये लिखा हुआ है 1/4 डेल्टा टी, और इनका डिफरेंस जो है ये हो गया 18, नीचे आ गया अपने पास 14, तो ये 7, ये हो गया अपने पास 9, तो डेल्टा टी इज 36/7, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। बाकी इसका यूज करेंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहां पर तो क्या हो रहा है कि अपना आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था और ऑप्शंस दूर दूर थे, तो मैं इसको टिक कर दिया। तुम ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। चलो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, वेन कांस्टेंट। चलो ये तुम लोग कर लोगे, वेन्स लॉ पे बेस्ड है, कर लोगे, हो जाएगा। ये कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, इसको भी अटेम्प्ट करना, ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट मान के। हाँ, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर किया क्या गया है ना, अलग अलग अरेंजमेंट है और हमसे बोला गया थर्मल रेजिस्टेंस बता दो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह से, इसकी लंबाई है L, और इसके अगर रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस इनर वाला R1 है, आउटर वाला R2 है, और मान लो कोई बोलते हीट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करते हुए गई है, तो यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस होगा लेंथ बाय कंडक्टिविटी इनटू वो एरिया जिसमें से हीट फ्लो कर रही है ना। तो बेसिकली ये वाला एरिया है ना, वो रहा होगा अपने पास πr2² माइनस πr1²। बात समझ में आ रही है? यहां पर L वो लेंथ होती है जिस लेंथ के अलोंग फ्लो कर रही है, यहां पर A वो एरिया होता है जिसके अक्रॉस फ्लो करते हुए गया है करंट। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं? है ना? वहीं पर मान लो मैं अरेंजमेंट को बदलूं, मैं इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता था? मैं ऐसा बोल देता कि हीट जो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये लेंथ अपने पास L है,
इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, हीट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अब थर्मल रेजिस्टेंस बताओ। मुझसे ऐसा भी बोला जा सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं मैं आपको वो चीज समझा देता हूं, है ना। सब ध्यान से देखें। मान लो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाता, अगर इसको साइड से देखता, तो साइड से देखने पर वो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। हीट ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जिस लेंथ के अलोंग हीट फ्लो करके गई है वो तो क्लियर है, R2 माइनस R1 इस लेंथ के अलोंग हीट फ्लो कर रही है। पर जिस एरिया में से हीट निकल रही थी, तो सोचो जब वो इनर सिलेंडर से बाहर निकल रही है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास यहां पर मटेरियल है, बीच में खोखला है, ठीक है। तो जब इनर सिलेंडर से हीट बाहर निकल रही है तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया से निकल रही थी, जो कि रहा होगा 2 पाई R1L। और जब आउटर सिलेंडर तक पहुंची है, जब आउटर सिलेंडर तक पहुंची है, तो जिस सरफेस पर हीट पहुंच रही है वो है 2 पाई R2L। यहां पर एक्चुअल में हीट जिस एरिया के थ्रू फ्लो कर रही है, क्या वो लगातार बदल रहा था, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, हीट जिस एरिया के थ्रू फ्लो कर रही है वो एरिया लगातार बदल रहा था। तो उसके लिए मैं करता क्या हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से x रेडियस का मेरे पास एक सिलेंडर है और उसकी जो थिकनेस है वो मान लो है सिर्फ dx, ठीक, कंडक्टिविटी की है। तो ये हमको एक छोटा सा रेजिस्टेंस दे रहा होगा dr, जो कि रहा होगा वो लेंथ जिसके अलोंग हीट फ्लो कर रही है। तो इसके लिए बस ये छोटी सी लेंथ के अलोंग हीट फ्लो करी होगी, जो कि एक्चुअल में रहा होगा dx डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू वो एरिया जिसके थ्रू हीट फ्लो कर रही है। तो मैं जिस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल पतला सा सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस x है और आउटर रेडियस भी लगभग x है। तो जिस कर्व सरफेस से हीट बाहर निकल रही है, क्या उसको मैं लगभग 2 पाई XL बोल सकता हूं, हाँ या ना? ये सिलेंडर अंदर L लेंथ का सिलेंडर गया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। और ऐसे बहुत सारे सिलेंडर से मिलके इस बॉडी को बनाओ मान सकता हूं, ठीक है। अगर मैं x को R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत इसमें? देवयानी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अरिंजय, क्लियर है क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब देखो, अगर आपने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया है और आपको बोला जाए इनर टेम्परेचर T1 आउटर T2 है ना, और T1 बड़ा है T2 से, और आपसे बोला जाए हीट करंट बताओ, तो हीट करंट रहा होगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे निकाल के यहां पुट कर देंगे, क्या उससे हीट करंट आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको? फंडा समझ में आया है? आ गया सर। ठीक है, चलो बहुत शानदार। हम वापस आते हैं अपनी शीट पर। एक मिनट। तो यहां पर अलग अलग अरेंजमेंट दिए हुए हैं, अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, आपसे हीट करंट पूछा गया है। तो हमको करना क्या है, हमको सिंपली थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो फिर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को डिवाइड कर दूंगा थर्मल रेजिस्टेंस से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहीं पे अपना कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर का रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं ये जो शीट है ये आप अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग इसको अटेम्प्ट करना आज के आज में। 19 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ठीक है? यस। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि शायद कल ही है, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, ये शीट हमें प्रिंट करानी है या पैकेज के फॉर्म में आप लोग ही देंगे? मैं इसको शॉर्ट क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी इसकी भेज दूंगा, ठीक है? मैं एक्चुअल में मैंने अभी चैट वाला पोर्शन अभी देखा है। सर एक बार फिर से समराइज कर दीजिए प्लीज, अब पता नहीं कब का मैसेज है। 3:2। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।